आज की इस वीडियो में हम समझेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, किसी भी इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। वेदर आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, आरबीआई, यूजीसी नेट और इवन एमए एंट्रेंस। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की हार्ट एंड सोल होती हैं ट्रेड थ्योरीज। तो इसको हम देखेंगे। ट्रेड थ्योरीज आपने इन सबके नाम भी सुने होंगे, हेक्सचर ओलिन, स्टोल्पर, सैमुअल्सन, रिपचिंस्की, लियोनटिफ पैराडॉक्स। इन सबको हम आज एक ही वीडियो में डिकोड कर देंगे और इससे कंपैरिजन में आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इन थ्योरीज के बीच में। पर सबसे पहले जब भी हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हमें उसमें दो चीज का मिक्सचर चाहिए होता है। वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, अनदर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जब इसके साथ में आपको इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है, जियो पॉलिटिक्स होती है, उसका एग्जाम्पल देके समझाऊंगा तो ये सारी चीजें वैसे भी क्लियर हो जाएंगी। अगर आप इनमें से किसी एग्जामिनेशन के बारे में प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं कॉलेज एग्जामिनेशन, तो ये वीडियो से आपको काफी ज्यादा वैल्यू मिलने वाली है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हम कौन कौन सी थ्योरी को किस किस तरह से करेंगे। सबसे पहले है कि क्यों, अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल या इंडियन इकोनॉमिक सर्विस किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये यूपीएससी का ना गोल्ड माइन है, क्योंकि ट्रेड थ्योरी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये हमेशा ही होता है। ट्रेड एक्सप्लेन व्हाई नेशन स्पेशलाइज, ग्रो एंड गेन। तो ट्रेड क्यों इंपॉर्टेंट है? जब भी हमको देखना है कि इंडिया कैसे ग्रो करेगा, है ना, इंडिया कैसे स्पेशलाइज करेगा, इंडिया कैसे गेन करेगा जिससे कि इकोनॉमी बड़ी हो सके, जो कि हम देख भी रहे हैं। सेम वे चाइना यूएस के लिए भी है। तो ये ट्रेड उस चीजों को एक्सप्लेन करता है कि कंट्री ऐसा क्यों करे। ठीक है, पहली आती है क्लासिकल ट्रेड थ्योरी, जिसमें रिकार्डो है। इसके पहले एडम स्मिथ ने भी दी एब्सोल्यूट एडवांटेज, बट कहीं ना कहीं रिकार्डो की जो थ्योरी है कंपैरेटिव एडवांटेज की, वो रियलिटी के करीब है। ठीक है, तो ये हो गई कंपैरेटिव। मॉडर्न थ्योरी उसके बाद आती है, जैसे कि फैक्टर एंडाउमेंट की। अब आपने फैक्टर एंडाउमेंट वर्ड तो सुना होगा, पर उसका मीनिंग कई बार नहीं समझ में आता है। मतलब किसी भी एक कंट्री के जो फैक्टर्स होते हैं उसको लेके वो एंडोर्ड है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप अगर अच्छा आंसर राइटिंग लिखते हैं तो आप आंसर राइटिंग स्किल्स के साथ एंडोर्ड हो। इसका मतलब वो चीज आपके पास है नेचुरली। तो फैक्टर एंडाउमेंट सिर्फ नेचुरल रिसोर्स से नहीं होता, ये मैं आज आपको क्लियर करूंगा। जब भी आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़ेंगे ना, आपको ये चीज उसमें क्लियर कट नहीं पता चलेगी कि फैक्टर एंडाउमेंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और उसका स्कोप क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोडक्शन स्ट्रक्चर भी मॉडर्न ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड है। अब ये जितने मॉडल होते हैं वो क्या एक्सप्लेन करते हैं, मतलब हम जब इन मॉडल को पढ़ें एग्जाम के लिए तो वो क्या एक्सप्लेन करेंगे कि वाई कंट्रीज ट्रेड, क्यों कंट्रीज ट्रेड करती हैं, क्यों वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं, और क्या उनसे बेनिफिट और लॉसेस होते हैं डोमेस्टिकली। तो कंट्रीज जब आपस में इंगेज करेंगी तो ये तीनों में से कोई ना कोई एक्टिविटी होगी। अब ये कहां पर ये क्वेश्चन आ सकता है? इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के पेपर में आ सकता है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के पेपर में भी आ सकता है, एम एंट्रेंस, डीएससी, जेएनयू, आईएसआई के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो भी, और डब्ल्यूटीओ पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चन से भी कनेक्शन इसका बैठता है। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट इनसाइट देखते हैं। ट्रेड पैटर्न रिफ्लेक्ट फैक्टर एंडाउमेंट्स, नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी। मतलब जिस तरह से ट्रेड हो रहा है ग्लोबल में, वो क्या बताता है? वो बताता है फैक्टर एंडाउमेंट। मतलब इंडिया तेल खरीदता है रशिया से, और रशिया क्या खरीदता है? ग्रेन्स खरीदता है इंडिया से। सेम वे चाइना तेल खरीदता है रशिया से, ईरान से, और चाइना एक्सपोर्ट करता है कई सारी चीजें। देखा है, कपड़े एक्सपोर्ट करता है, प्लास्टिक गुड्स, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा। सब कुछ फैक्टर एंडाउमेंट है, सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं होता। जैसे मैं आपको एक वीडियो में, मैंने करंट अफेयर्स का वीडियो बनाया था जिसपे मैंने यूएस की बात की थी कि यूएस डॉलर कैसे स्ट्रेंथन होता है, और वो यूएस डॉलर उसके आईटी सेक्टर पे होता है, और उसके आईटी सेक्टर में जो रेयर अर्थ मेटल्स लगते हैं वो चाइना से सोर्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं यूएस डॉलर की पावर चाइना की सोर्सिंग में भी है। तो जो मॉडर्न इंटरनेशनल ट्रेड है और जियोपॉलिटिक्स है ना, वो अब सप्लाई चेन जो कंट्रोल करता है ना, उसके हाथ में है। तभी इंडिया जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम लाया ना, वो बेहतरीन है, क्योंकि उस मेक इन इंडिया प्रोग्राम की वजह से वर्ल्ड जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका इंडिया एक हिस्सा बन गया, और उस हिस्से बनने से इंडिया के पास एक बार्गेनिंग पावर आ गई कि जब वो इंडिया स्ट्रगल करे, चीजें देखे, तब हम भी अपनी बात मनवा सके। ठीक है, तो इसमें अपने को क्या करना है? जैसे एचओ मॉडल इज माइक्रो मैक्रो कंबाइंड, जो मैंने आपको बताया, और ये फाउंडेशन है किसकी? ग्लोबल ट्रेड की। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई होगी। अब आते हैं हेक्सचर ओहलिन पे। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है,
मैंने इसके पहले अगर आपने एडम स्मिथ का डिटेल्ड वीडियो कंपैरेटिव एडवांटेज बाय रिकार्डो कंप्लीट वीडियो हैबरलर ये सब नहीं देखा है तो इस वीडियो के पहले भी आप देख सकते हैं और जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। पर ये मैं यहाँ पर बेसिक्स नहीं ले रहा हूँ, बेसिक्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, ठीक है। सो कंट्रीज एक्सपोर्ट गुड्स यूजिंग अबंडेंट फैक्टर्स इंटेंसिवली, मतलब कंट्रीज वही गुड को एक्सपोर्ट करती हैं। जैसे मैं अगर इंडिया हूँ और बांग्लादेश के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, छोटा एग्जांपल आसपास का इसलिए ले रहा हूँ ताकि समझ आ सके। इंडिया के पास ग्रेन्स हैं और मान ले गेहूं ले लेते हैं, वीट है, वीट एक्सपोर्ट करेगा बांग्लादेश को क्योंकि बांग्लादेश मेजरली कोस्टल रीजन है तो राइस वहां ज्यादा मिलता है, जूट मिलता है। और बांग्लादेश करेगा मैन्युफैक्चरिंग किसकी, क्लॉथ की, तो वो इंडिया को भेजेगा और इंडिया वीट बांग्लादेश को भेजेगा। सो कंट्रीज एक्सपोर्ट गुड्स यूजिंग अबंडेंट फैक्टर्स, क्योंकि हमारे पास अबंडेंस में वीट प्रोडक्शन है इसलिए हम भेज रहे हैं, उनके पास क्लॉथ का है इसीलिए वो भेज रहे हैं, ठीक है। अब की अजम्पशन क्या है, जैसे टू कंट्रीज, जब भी हम कोई मॉडल पढ़ते हैं उनके कुछ अजम्पशंस होते हैं, मतलब मॉडल रियल लाइफ में ओपन करके हम एनालाइज नहीं कर सकते, कुछ चीजें हमें कांस्टेंट रखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो वो कांस्टेंट क्या है कि इस मॉडल में दो कंट्री मानी गई हैं, दो गुड्स हैं और दो फैक्टर्स हैं। जब तक हम मॉडल को एनालाइज कर रहे हैं हम सेम टेक्नोलॉजी रखें, मतलब टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रही, ये अजम्पशन का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। मतलब आप मॉडल को एनालाइज कर रहे हो, मान लीजिए इंटरनेट आ गया, एआई आ गया, तो टेक्नोलॉजी हमने सेम रखी है क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलने से एफिशिएंसी बदल जाती है। फिर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, जो रिटर्न्स हैं वो फिक्स हैं, कांस्टेंट है। परफेक्ट कंपटीशन है तो उसमें कोई मोनोपोली नहीं है, ओलिगोपोली नहीं है, तो एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है फर्म्स को, ठीक है। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये अज्यूम किया जाता है, बल्कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, पर अगर आप मॉडल को एक आइसोलेशन में समझो और ऐड करो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो वो एक मोर रियलिस्टिक मॉडल दिखता है, ठीक है। एंड फैक्टर्स परफेक्टली मोबाइल है डोमेस्टिकली, इसका मतलब मैं अगर लेबर हूं इंडिया में, मैं वीट उगाता हूं तो मैं पंजाब में भी उगा सकता हूं और मैं साउथ में जाके तमिलनाडु में भी उगा सकता हूं, परफेक्टली मोबाइल, यहां एक जगह से दूसरी जगह, बट नॉट इंटरनेशनली, मतलब अगर मैं अच्छा वीट उगाता हूं तो मैं ऐसा नहीं बॉर्डर पार करके बांग्लादेश जाऊं और वहां पे भी वीट उगाऊं, ठीक है। नाउ इसका कोर प्रिंसिपल समझते हैं कि कंट्रीज एक्सपोर्ट गुड्स दैट यूज देयर अबंडेंट एंड चीप फैक्टर्स इंटेंसिवली मींस हेवीली कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। तो ये है कंट्रीज क्या एक्सपोर्ट करती हैं, जो उनके पास फैक्टर्स अबंडेंट है, मतलब बहुत ज्यादा अवेलेबल है या फिर बहुत ज्यादा सस्ते अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वीट प्रोडक्शन के लिए बहुत सारी जमीन अवेलेबल है, उस वीट प्रोडक्शन को करने के लिए लेबर है जो सस्ता अवेलेबल है, इसलिए इंडिया वो चीज कर रहा है। सेम बांग्लादेश कपड़ों में करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के देखते हैं, ठीक है। इंडिया लेबर अबंडेंट है तो क्या करेगा, लेबर अबंडेंट गुड्स को ही एक्सपोर्ट करेगा। जर्मनी और जापान कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, मतलब लोगों से ज्यादा उनके पास पैसा है तो मशीनरी इंस्टॉल करेंगे, तो वो कैपिटल इंटेंसिव मशीनरी को एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा जब इंडिया आज़ाद हुआ था उसके बाद सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 में महालनोबिस मॉडल के अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल की थी, उसी में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर जैसे 3 इंडस्ट्रियल टाउन भी सेटअप किए थे। उसमें जर्मनी की हेल्प से भी हमने, जर्मनी यूएसएसआर यूएस से हेल्प ली थी और वहाँ पे ऐसी मशीनरी इंस्टॉल की थी जो और गुड्स को बनाने की मशीन बनाती थी। फॉर एग्जांपल एक बड़ी मशीन है जो कार में जो मशीन लगती है उसकी मशीन बनाती है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स थे। अब इसका डायग्राम है, यहाँ तो स्पेस नहीं है पर आप समझ सकते हैं, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जैसा डायग्राम बनता है छोटा सा। तो अगर लेबर अबंडेंट है तो ये फ्लैट रहेगा पीपीएफ अलोंग लेबर एक्सिस, और अगर वाइस वर्सा, और स्पेशलाइजेशन है जो कंट्री का मूव्स फ्रॉम कंट्री टू ट्रेड ट्रायंगल, तो यहाँ पे जो चीजें आपकी बनती हैं इस हिसाब से, ठीक है, वो अबंडेंस के हिसाब से बनती है, तो मोर फ्लैट रहेगा। अगर नीचे लेबर है ऊपर कैपिटल है तो ये थोड़ा ऐसा बनेगा, और अगर कैपिटल ज्यादा है तो थोड़ा ये इस टाइप से बनेगा, ठीक है। वो आप अकॉर्डिंग टू द केस देख सकते हैं, ठीक है। इंडिया के केस में देखते हैं, इंडिया क्या टेक्सटाइल देता है, हैंडलूम आपने देखा होगा, बहुत सारा लेबर रिक्वायर्ड है, अपैरल हो गया, लेदर हो गया, ये सब इंडिया में बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव गुड्स है और हम इसी को एक्सपोर्ट करते हैं, इसी के क्लस्टर बनाते हैं। आईटी सर्विस क्या है, ह्यूमन कैपिटल इंटेंसिव है, आईटी में भी स्किल्ड लेबर फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है।
कम होती है बट होती है, इसलिए इंडिया आईटी में भी आगे है। सो यहाँ पर क्या है, जब भी आप एक ये मॉडल को एक कंसोलिडेटेड फॉर्मेट में देखोगे ना, तो ये लास्ट लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन हाउ फैक्टर एंडाउमेंट इज नॉट इक्वल टू नेचुरल रिसोर्स ओनली, इट इंक्लूड्स स्किल्ड लेबर एज वेल। मैंने पहली स्लाइड में बताया था आपको कि सिर्फ फैक्टर एंडाउमेंट का मतलब नेचुरल रिसोर्स अकेला नहीं है, स्किल्ड लेबर भी फैक्टर ही है। अगर हमारे पास टैलेंटेड लोग हैं तो वो भी हमारा फैक्टर एंडाउमेंट है, क्योंकि हम वो चीज एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, वो हमारा एडवांटेज है। अब कोई भी एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में 3 आवर्स की फ्री वर्कशॉप का लिंक दिया है। समय मिले और अगर आप सीरियस हो तो 3 आवर्स की वर्कशॉप आप जरूर देख लेना, A to Z क्लैरिटी मिल जाएगी एग्जामिनेशन से रिलेटेड। फिर आते हैं अंडरस्टैंडिंग हुज गुड कंट्री एक्चुअली एक्सपोर्ट। ठीक है, समझते हैं क्या फैक्टर अबंडेंस। सपोज फॉर एग्जाम्पल कंट्री ए हैज मोर कैपिटल relative to labor than country B. So what's the factor intensity? Good X requires more capital per worker than good Y. So उसकी थ्योरम क्या बनी कि कंट्री विथ अबंडेंट फैक्टर, जिसके पास जो चीज ज्यादा अवेलेबल है, एक्सपोर्ट गुड यूजिंग दैट फैक्टर इंटेंसिवली। तो जो चीज ज्यादा अवेलेबल है उसको ज्यादा यूज करेंगे, और जब उसको यूज करेंगे तो उसके हिसाब से गुड्स बनेंगे और वही गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। चाइना 2001 से 2018 हाई लेबर सप्लाई वॉज देयर, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इनने बहुत सारा बनाया, आईफोन, तमाम तरीके के फोन इंपोर्ट किए, उनको खोला, लेबरों को सिखाया और फिर रीअसेंबल करके मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू की। टेस्ला की कार भी चाइना में ही बनती है, असेंबली लाइन बनाई, गारमेंट्स बनाए, ये सब लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स थे, तो ये सारी चीज चाइना ने किया। पोस्ट 2019 कैपिटल डीपनिंग, तो सेमीकंडक्टर की बात करने लगे, क्योंकि उनके पास जब पहले लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट किया तो पैसा आया, उस पैसे से उन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, इक्विपमेंट लगाए, और ये कैपिटल इंटेंसिव एक्सपोर्ट भी करने लग गए हैं। अगर आप चाइना को देखोगे तो सेमीकंडक्टर में चाइना बहुत अग्रेसिवली काम कर रहा है, इसलिए उसे अक्साई चेन का रीजन, फ्रेश वाटर का एक्सेस, हिमालयस का पीओके, अगर सीपैक कॉरिडोर नहीं चला, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो वो पाकिस्तान से जमीन ले लेगा और वो जमीन पे कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि वहां पे फ्रेश वाटर का सोर्स है। ठीक है, तो अभी लड़ाई उसी की है आगे। अब इसमें एम्पेरिकल ट्विस्ट देखते हैं, एम्पेरिकल रियल लाइफ से रिलेटेड। फैक्टर अबंडेंस कैन बी मल्टी डायमेंशनल, मतलब जो हमारे फैक्टर्स हैं अबंडेंस में वो कई डायमेंशन से हो सकते हैं। क्या हो सकता है? लो स्किल लेबर, हाई स्किल लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज और फाइनेंशियल कैपिटल। इसमें से आप देख सकते हैं कि यूएस फाइनेंशियल कैपिटल पे चीजें खेलता है, नेचुरल रिसोर्स पे रशिया खेलता है, मतलब ऐसा नहीं उनके पास नहीं है, यूएस के पास भी है नेचुरल रिसोर्स, सेव करके रखते हैं, पहले दूसरों के एक्सप्लॉइट होने देते हैं, ये उनकी पुरानी आदत है। हाई स्किल लेबर, लो स्किल लेबर दोनों इंडिया में अवेलेबल है, आईटी का बंदा भी है, सॉफ्टवेयर कोडिंग इन सब कुछ कर सकता है, और लो स्किल भी है जो लेकिन से कंस्ट्रक्शन में भी फिर भी स्किल रिक्वायर्ड है, पर उसके और नीचे भी कम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हेनेवर यू राइट आंसर शो दैट ट्रेड पैटर्न इवॉल्व्स विद डेवलपमेंट स्टेज, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये लाइन समझना जरूरी है। ठीक है, अब इसके आगे दूसरी थ्योरी देखते हैं, ट्रेड थ्योरी, जिसे स्टोल्पर सैमुअल्सन थ्योरम भी कहते हैं। अब ये थ्योरम ना आपको बहुत कंफ्यूजिंग मिलेगी बहुत सारी जगह, पर यहां पर आपको क्लियर कट में शॉर्ट में हम समझते हैं। ठीक है, ट्रेड बेनिफिट्स द अबंडेंट फैक्टर, तो जब भी हम ट्रेड करेंगे हमारा जो अबंडेंट फैक्टर होगा, इंडिया का लेबर इंटेंसिव है और यूएस का कैपिटल इंटेंसिव है, तो हमको वो फायदा करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आईटी इंडस्ट्री यूएस की ग्रो करी तो इंडिया के लेबर को फायदा हुआ और यूएस को कैपिटल मिला। ठीक है, बट हर्ट्स द स्केर्स फैक्टर, कैसे हर्ट किया? इंडिया से यूएस गए लोग तो ब्रेन ड्रेन हो गया, टैलेंट इंडिया का बाहर चला गया। ठीक है, अब थ्योरम की बात करते हैं। ट्रेड इंक्रीजेस रियल इनकम ऑफ अबंडेंट फैक्टर, जब भी ट्रेड करोगे ये बढ़ेगा, एंड रिड्यूसेस रियल इनकम ऑफ स्केर्स फैक्टर, इसलिए कंट्री स्पेशलाइजेशन में चली जाती है और फिर वो डिपेंडेंट हो जाती हैं। जैसे कि आज ग्लोबल पूरी जितनी भी पावर्स हैं, जितनी भी इकोनॉमीज हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है? लेबर अबंडेंट कंट्री, इसमें क्या होगा? चाइना के पास 2001 से 2018 मैंने आपको दिखा था लेबर इंटेंसिव काम हुआ, तो क्या हुआ? लेबर अबंडेंट कंट्री थी, लेबर की वेजेस बढ़ गई, यहाँ इंक्रीमेंट दिखा, और कैपिटल पे जो रिटर्न थे वो कम हो गए, क्योंकि वेजेस बढ़ेगी तो रिटर्न कम हो जाएगी।
फिर हम देखते हैं कैपिटल अबंडेंट कंट्री में क्या होता है, मतलब यूएस में क्या होगा, कैपिटल पे रिटर्न बढ़ जाएगा और जो वेज ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि हमको जो चीज लेबर इंटेंसिव थी वो बाहर से मिल रही है, तो यूएस में लोगों का स्किल नहीं बढ़ेगा, उनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, विनर्स एंड लूजर्स, ट्रेड रीडिस्ट्रीब्यूट्स इनकम, तो जब ट्रेड होगा इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इज लाइक व्हेन यू आर टेकिंग सपोज फॉर एग्जांपल अ शीट full of sand and you shake it will flatten. ओके, सेम है। ट्रेड क्या करता है, एक दूसरे से ट्रेड किया तो रीडिस्ट्रीब्यूट होती जाती है चीजें। इंडिया में भी सेम चीज हमने देखी। क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड टैरिफ पॉलिटिक्स, ये भी हो जाती है, टैरिफ लगाते हैं, अभी देख ही रहे हम यूएस क्या क्या कर रहा है। ठीक है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, रिच वर्सेस पुअर एंड अदर थिंग्स। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया के बारे में समझते हैं। पोस्ट 1991 लिबरेशन, लिबरलाइजेशन के टाइम क्या हुआ, 1991 में हमने एलपीजी इंट्रोड्यूस किया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, मतलब इकोनॉमी को खोला था ताकि ग्लोबलाइजेशन मतलब बाहर से कंपनी आ सके, प्राइवेटाइजेशन मतलब सरकार के अलावा प्राइवेट कंपनीज भी हों, और लिबरलाइजेशन मतलब जो ट्रेड के रूल्स थे उनको आसान बनाया गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, वेज ग्रोथ इन अनस्किल्ड सेक्टर, तो ये चीज हुई, मतलब जो अनस्किल्ड सेक्टर थे, जैसे कि एग्रीकल्चर में मुझे ज़्यादा स्किल नहीं आती, मैं मैन्युफैक्चरिंग में ट्रांसफर हुआ, कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें लग गए, तो यहाँ से उनकी वेज ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई थी, इसलिए माइग्रेशन भी हुआ था। फिर कैपिटल ओनर्स गेन्ड मैसिवली, क्योंकि स्टॉक मार्केट, चीज़ें, ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट सब कुछ आया, तो ये भी हमको देखने को मिला। इम्पोर्ट सेंसिटिव इंडस्ट्रीज, तो ये जो इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज थी वो भी हमने काफ़ी इंक्रीज होते हुए देखी, तो स्टील में जापान, साउथ कोरिया पे हमारी काफ़ी डिपेंडेंसी है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो कंपनीज इंडिया में आई उनका सस्ता स्टील इंपोर्ट होने लगा, वेज रेट कोलैप्स होना शुरू हो गया। अब यूएस के एग्जांपल देखते हैं। यूएस के एग्जांपल मतलब चाइना शॉक, जो चाइना ने शॉक है वो, फॉल इन ब्लू कॉलर जॉब्स की वेजेस का फॉल हो गया और राइज एंड रिटर्न टू कैपिटल हो गया, मतलब टेक फर्म्स और फाइनेंस के जो सेक्टर्स थे वो यूएस में बढ़ने लगे। ट्रेड इज परेटो ऑप्टिमल बट नॉट परेटो फेयर, तो ऑप्टिमल तो है बट फेयर नहीं है। ठीक है, फेयर का सिंपल सा सेंस है, मतलब बराबरी से फायदा नहीं होगा, ऑप्टिमम है, जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना मिल जाएगा। अब रिपचिंस्की थ्योरम है, ये एक और ट्रेड थ्योरी है जो एक अलग पर्सपेक्टिव से देखती है ट्रेड को। आइए इसमें भी अपन इसको क्लियर कट एक स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। ग्रोथ ऑफ वन फैक्टर एक्सपैंड्स द इंडस्ट्री यूजिंग इट इंटेंसिवली। इसका मतलब कोई भी एक इंडस्ट्री अगर एक फैक्टर को ज्यादा यूज कर रही है तो उसमें उसकी ग्रोथ होगी। ठीक है, थ्योरम को पढ़ते हैं। विथ कांस्टेंट प्राइसेस, मतलब जो प्राइसेस स्टेबल है, कांस्टेंट रखे गए, अगर किसी एक फैक्टर को बढ़ाया जाए, फॉर एग्जांपल लेबर को बढ़ाया जाए, तो क्या होता है, इट एक्सपैंड्स आउटपुट ऑफ द फैक्टर, तो जहां लेबर रिक्वायर्ड है वो फैक्टर बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज की तारीख में एआई जॉब्स खा रहा है, तो एआई इज कैपिटल इंटेंसिव, अब कैपिटल इंटेंसिव में ज्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है, उस एक फैक्टर को बढ़ाया जा रहा है, तो उस फैक्टर को बढ़ाने से आउटपुट उस फैक्टर की तरफ से बढ़ जाएगा और दूसरे फैक्टर की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखते हैं क्या लिखा, लेबर अबंडेंट इकोनॉमी है कोई, तो लेबर सप्लाई ज्यादा है तो टेक्सटाइल का आउटपुट बढ़ जाएगा अगर आप ज्यादा लेबर वहां पर शिफ्ट करोगे। कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर क्या होंगे, श्रिंक हो जाएंगे, जैसे मशीनरी, डिफेंस सेक्टर, ये सब श्रिंक होना शुरू होंगे क्योंकि लोग उस तरफ जा रहे हैं जहां पे इनकम के चांसेस हैं। इंडिया के एग्जांपल से देखते हैं कि रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स एंड स्किल एक्सपेंशन, अपैरल सेक्टर में इसने काफी बूम देखा। बूम क्यों देखा, क्योंकि सरकार भी इस तरफ फोकस कर रही थी, लोगों ने भी इसी तरह की स्किल डेवलप की और वहां पे लोग जाने लग गए। वहीं केमिकल, वो जो एक कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी, वहां पे स्टैग्नेशन आ गया। ठीक है, मतलब जो इंडस्ट्री थी वो रुक गई, ग्रोथ उसकी स्टैग्नेंट हो गई। अब एग्जाम में क्या होता है, रिपचिंस्की जब भी पूछा जाए आप उसको हमेशा एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन से समझाओ या लुइस मॉडल से समझाओ। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि जैसे हम जो एक नॉर्मल ग्रोथ होती है वो इस तरह से होती है कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर, इस तरह से इकोनॉमी ग्रो करती है। बट इंडिया का जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन था वो ऐसा था कि एग्रीकल्चर से हमने मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश की जो कि ढंग से हुआ नहीं,
तो एग्रीकल्चर से डायरेक्ट हम सर्विसेज पे शिफ्ट हो गए 1991 में मजबूरी में, और फिर हम जब सर्विस सेक्टर में सक्सेसफुल हो गए तो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वापस मेहनत करना शुरू कर गए 2014 में मेक इन इंडिया से। तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो इंडिया का वो बम्पी राइड की तरह था, स्मूथ नहीं था। इसको जब भी आप रिपचिंस्की थ्योरम को समझाओ आप ये जरूर लिखो। यही सेम लुइस मॉडल कहता है कि जो सरप्लस एग्रीकल्चरल लेबर है उनकी अगर जरूरत नहीं है, अगर वहां मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो हो रही है लेबर की, तो आप उसको शिफ्ट कर दो मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। मतलब सेकेंडरी सेक्टर में कंस्ट्रक्शन भी आ जाता है, सारी चीजें। इक्वेशन क्या है? जीडीपी ग्रोथ विदाउट कैपिटल ग्रोथ, ओनली लेबर गुड्स एक्सपैंड होंगे। तो जीडीपी बढ़ रही है, कैपिटल नहीं बढ़ रही, तो लेबर गुड्स को ही फायदा होने वाला है, ठीक है। अब इसी के साथ हेक्सर ओलिन ने जब थ्योरी दी तो एक भाई साहब आए लियोन्टिफ नाम के, डब्ल्यू लियोन्टिफ। उन्होंने एक पैराडॉक्स देखा। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि जिस कंट्री के पास जो फैक्टर है वो उसी का यूज कर रहे हैं, उसी को ग्रो कर रहे हैं और इकोनॉमी ऐसे ग्रो कर रही है, ठीक है। बट लियोन्टिफ ने कुछ अलग नोटिस किया। व्हेन थ्योरी फेल्स, मतलब कैपिटल रिच यूएस एक्सपोर्टेड लेबर इंटेंसिव गुड, जिसके पास भर भर के दुनिया का कैपिटल है यूएसए, वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है। देखते हैं, पढ़ते हैं क्या। ये ऑब्जर्वेशन है 1954 की। यूएस एक कैपिटलिस्ट कंट्री है और उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को ही एक्सपोर्ट करेगी। बट रियलिटी में क्या हुआ? यूएस ने एक्सपोर्ट किया लेबर इंटेंसिव गुड्स और इंपोर्ट किए कैपिटल इंटेंसिव गुड्स। इसीलिए हम इसको पैराडॉक्स कहते हैं, उल्टा हो रहा है, ठीक है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। जो ह्यूमन कैपिटल है, यूएस वर्कर्स आर मोर स्किल्ड, मतलब इफेक्टिव लेबर है। तो जो बंदा यूएस में काम कर रहा है वो लेबर दुनिया से सबसे ज्यादा स्किल्ड माना जा सकता है। टेक्नोलॉजिकल गैप है, मतलब यूएस की जो फर्म है वो प्रोडक्टिविटी में 3 टाइम्स हायर है। इसका मतलब उनको कैपिटल अब कम रिक्वायर्ड है, ये लियोन्टिफ ने देखा। और जो नेचुरल रिसोर्सेज बायस था, मतलब लैंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, ये भी यूएस में भर भर के। यूएस का एग्रीकल्चर टू जीडीपी कंट्रीब्यूशन लगभग 2% के आसपास है, पर वो 2% में इतने बड़े बड़े फार्मलैंड है क्योंकि वो यूएस इकोनॉमी का 2% है। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं ये 3 चीजें नोटिस की गई। अब लेसन्स क्या आते हैं? एचओ मॉडल क्या कहता है? एचओ मॉडल मतलब हेक्सर ओलिन, दे मस्ट कंसीडर क्वालिटी ऑफ फैक्टर एंडाउमेंट। यहाँ पे क्वालिटी की बात आ जाती है, नॉट क्वांटिटी। तो इसका मतलब हो सकता है हमारा लेबर इंटेंसिव गुड्स हो, उसमें कम लेबर यूज हो रहा हो, पर लेबर की एफिशिएंसी ज्यादा है तो वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे। मॉडर्न एग्जांपल में देखते हैं, इंडिया एक्सपोर्ट्स आईटी सर्विसेज। इसे हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन कैपिटल इंटेंसिव है। तो मैंने बताया था ना, फैक्टर एंडाउमेंट का मतलब सिर्फ नेचुरल रिसोर्स नहीं होता, नेचुरल रिसोर्स के साथ साथ स्किल्ड लेबर भी है, विच इज समवॉट न्यू, ठीक है। इजराइल एक्सपोर्ट साइबर सिक्योरिटी, तो वो क्या है कि वो नॉलेज कैपिटल इंटेंसिव है। तो इसका मतलब जो वर्ड लेबर एंड कैपिटल है वो भी मॉडिफाई और ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अब मॉडर्न क्रिटिक्स क्या कहते हैं, क्या उसके एक्सटेंशन है कि क्यों जो रियल ट्रेड थ्योरी है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। क्रिटिक्स में कहते हैं इक्वल टेक्नोलॉजी अजम्पशन इज अनरियलिस्टिक। इनके कहने का मतलब है सारी कंट्री में एक समान टेक्नोलॉजी को अज्यूम करना गलत है, जो कि बात सही है क्योंकि सारी कंट्रीज में टेक्नोलॉजी हर अलग अलग लेवल पे है। स्केल इकोनॉमिक्स की इनने बात नहीं की, मतलब जब लार्ज प्रोडक्शन होता है तो बेनिफिट मिलता है, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन नहीं है। मतलब इंडिया का फोन, चाइना का फोन और यूएस का फोन, इनके हिसाब से तीनों सेम है जो मॉडर्न थ्योरीज हैं, जो कि गलत है। तो अगेन अजम्पशंस तो हमको कुछ रखने ही पड़ेंगे टू एनालाइज थिंग्स, पर क्रिटिक्स है तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। नो मल्टीनेशनल फर्म्स, एफडीआई की बात ही नहीं है। इसका मतलब जो कंपनी जिस कंट्री में है वो उसी कंट्री में है, उसकी ब्रांचेस नहीं है, एफडीआई नहीं हो रहा है। तो ये भी एक अजम्पशन है जो क्रिटिक्स कहते हैं गलत है, मॉडल को कंट्रोल कर रहा है। और नो ग्लोबल सप्लाई चेन के बारे में इन्होंने बात नहीं। ग्लोबल सप्लाई चेन मतलब कोई चीज़ यहाँ बन रही है, दूसरी वहाँ बन रही है, तीसरी वहाँ बन रही है, चौथी कहीं और मार्केट में सेल हो रही है। तो ये जो 3 कंट्री थी वो ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट है। न्यू ट्रेड थ्योरी जो क्रूगमैन की, वो क्या कहती है कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं। अभी हमने अजम्पशन में देखा था परफेक्ट कंपटीशन अज्यूम किया गया था। फिर वैरायटी और प्रेफरेंस भी देखे जाते हैं क्योंकि ऑप्शंस काफी हैं। ग्रेविटी मॉडल क्या कहता है? ट्रेड जीडीपी ऑफ द कंट्रीज और ट्रेड ज्योग्राफी डिस्टेंस। इसका एग्जांपल समझते हैं, क्योंकि ग्रेविटी मॉडल कहता है
कि हमारे पास अगर जोग्राफिकल लोकेशन से है रिलेटेड तो ट्रेड कैसे होगा। जैसे इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया का ट्रेड यूएई और सिंगापुर से ज़्यादा है, बल्कि इनका डिस्टेंस जोग्राफिकली पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा। तो इसका मतलब अगर पाकिस्तान हमारे करीब है तो हम पाकिस्तान से ज़्यादा ट्रेड करें, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यूएई और सिंगापुर जो कि इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान इंडिया से दूर हैं, उनसे ज़्यादा ट्रेड हो रहा है। एफडीआई फ्लोज क्रिएट इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। तो जब एफडीआई कंट्री में आता है तो ये चीज़ होती है, क्या होती है, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, मतलब इंडस्ट्री के अंदर आपस में भी ट्रेड होता है। ठीक है, अब एग्जाम स्ट्रेटेजी, जब आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो क्या करना चाहिए। हाउ टू राइट अ फुल स्कोर 15 मार्कर ऑन ट्रेड थ्योरी, कैसे लिखेंगे, स्ट्रक्चर क्या रहेगा। आप रिकार्डो से स्टार्ट करो और शिफ्ट करो एचओ मॉडल पे। एब्सोल्यूट एडवांटेज एडम स्मिथ पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिकार्डो के बाद से थ्योरीज में एक डिफाइनिंग फैक्टर आता है। फिर आपको फैक्टर अबंडेंस को डिफाइन करना और फैक्टर इंटेंसिटी बतानी है कि कौन सी चीज है हमारे पास और कौन सी चीज यूज की जा रही है। फिर स्टोल्पर सैमुअल्सन मॉडल को बताना है और बताना है कि विनर्स और लूजर्स कैसे हैं, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फिर रिपचिंस्की थ्योरम को ऐड कर देना और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया था लुईस मॉडल के साथ वाला, उसको लिंक करना है। फिर लियोन्टिफ पैराडॉक्स की बात करनी है और बताना है कैसे ये एचओ मॉडल को चैलेंज करता है। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि जो डेटा लियोन्टिफ ने लिया था वो वर्ल्ड वॉर 2 के जस्ट बाद का था, तो थोड़ी अब नॉर्मल सिचुएशन थी। ठीक है, फिर आपको बर्टन थ्योरीज का कंक्लूड करना है, जैसे न्यू ट्रेड थ्योरी, ग्लोबल सप्लाई चेन से रिलेटेड थ्योरीज, जो अभी हमने इसके जस्ट पहले वाली स्लाइड में देखा। अब इंडिया स्पेसिफिक एड ऑन्स क्या है, अपैरल की बात करो तो लेबर जहां भी इन्वॉल्व हो वहां आप लिख दो। आईटी में स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल की बात हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स में कैपिटल प्लस टेक हो गया, पीएलआई स्कीम जो इंडिया में बहुत पॉपुलर है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उसमें कैपिटल भी लग रहा है और टेक्नोलॉजी भी लग रही है। तो ये आप देख सकते हैं ये नई तरीके की चीज है। और फिर एम्बिशियस सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम जो बनाया जा रहा है वो कैपिटल मिक्स लेबर है। तो ये यहाँ पे आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आप ध्यान रखना। ट्रेड इज ड्रिवन बाय फैक्टर एंडाउमेंट, क्वालिटी, कैपेबिलिटी फॉर्मेशन एंड ग्लोबल वैल्यू चेन्स, नॉट जस्ट कैपिटल एंड लेबर की रेशो। मतलब कैपिटल लेबर की रेशो से नहीं है, उसके अलावा भी बहुत फैक्टर्स है जो यहाँ ध्यान रखने लायक है। ठीक है, तो 3 आवर्स की वर्कशॉप, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इकोनॉमिक्स ऑप्शन, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं मिले तो सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही और वीडियोस भी आपके लिए आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।